आज की कहानी है उस घने कानन जंगल की, जहाँ अभी तक इंसान की पहुँच बहुत कम ही थी। बड़े ही सुकून के साथ सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। चारों तरफ थी तो बस हरियाली और पक्षियों की चहचहाती आवाजें, जिसे सुनकर किसी का भी मन मंत्रमुग्ध हो जाए। अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भागी जा रही हो? अरे, वो आम के पास वाले अंगूर के पेड़ पर बड़े ही मीठे अंकुर आए हैं। मुझे आज ही चीनू बंदर ने बताया है, तो बस उसी का स्वाद लेने जा रही हूँ। अरे चीनू बंदरिया की तो बातों में मत आना, वरना फिर कहेगी कि अंगूर खट्टे हैं। चुप ही रहो तुम, पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मैं तो चली अंगूर खाने। लोमड़ी अपनी कमर हिलाते हुए अंगूर के लिए अपने लंबे लंबे पग भरती हुई चली जाती है। लेकिन कहते हैं कि इंसान के कदम जहाँ भी पड़े वहाँ हमेशा विनाश ही हुआ है। वहीं अब इस कानन जंगल में ऐसा होने वाला था। और फिर एक दिन कालू लकड़हारा उस जंगल में पहुँचता है। अरे वाह, क्या जंगल मिला है! ये अभी तक क्यों नहीं दिखा मुझे? अरे इस जंगल में तो इतनी लकड़ियां हैं कि मेरा आराम से 6 महीने का समय निकल जाएगा और मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। आखिर इतनी सारी लकड़ियां काटूंगा, फिर मैं उनको बाजार में बेचूंगा और फिर उसके लिए 9 लखा हार जो लेकर आऊंगा। ये सोचकर कालू बड़ा ही खुश हो जाता है और दनानन रोज बड़े बड़े पेड़ गिराना शुरू कर देता है। कालू के पेड़ काटने से जंगल में चारों तरफ हाय तौबा मच जाती है। सारे जानवर जंगल में परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं और हर तरफ बस तबाही तबाही का मंजर चलता रहा। भालू भैया, आपने क्या सोचा है? अब आगे हमको क्या करना है? अब क्या होगा सोनू, अब तो हमारा आशियाना छिनने के कगार पर आ खड़ा हुआ है। समझ नहीं आता कि आखिर ये इंसान हमसे चाहता क्या है। ऐसा कहकर भालू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी बहुत बड़े पेड़ के गिरने की आवाज आती है। चलो भालू भैया, लगता है वो फिर से लकड़ियां काटने आ गया है। इधर कालू रोज इतनी सारी लकड़ियां काट कर बाजार में बेच रहा था। उधर गांव के सब लोग हैरान थे। वो इतनी अच्छी और बढ़िया लकड़ियां आखिर ला कहां से रहा है। फिर एक दिन, अरे कालू भैया, आप इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से लेकर आ रहे हैं? मुझे तो बहुत दिनों से कहीं लकड़ी ही नहीं मिली है। मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरे घर पर तो अब खाने का राशन भी खत्म होने को आया है। मेरी मदद कीजिए भैया। अरे तुझे लकड़ियां नहीं मिल रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? ये तू देख, और फिर तू तो भगवान को बहुत मानता है ना, सबको ज्ञान देता फिरता है। बोल ना उस अपने भगवान को कि वो आकर करेंगे तेरी सहायता। कालू की ये बात सुनकर नंदन बिना कुछ कहे बहुत दुखी होकर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज फिर से कहीं भी लकड़ी काटने को नहीं मिली। अरे तुम ही एक निराले हो जो तुमको ना लकड़ी मिलती है और ना ही कोई काम मिलता है करने को। वो देखो, कालू की पत्नी रोज रोज बढ़िया बढ़िया नई नई साड़ी पहन के निकलती है, लेकिन मुझा भागन को देखो, ये फटी साड़ी पहने घूम रही हूँ। और वो देखो, मेरे बच्चे फटे हाल से घर के बाहर खेल रहे हैं। अरे मालती, तुम हमेशा इतना कड़वा क्यों बोलती हो? मुझे ईश्वर पर भरोसा है, उसके घर देर है अंधेर नहीं। अरे बुला लो फिर अपने उसी ईश्वर को और कह दो आकर हमें रोटी दे जाए। अच्छा शांत हो जाओ, यहाँ बैठो। हर वक्त ये गुस्सा नाराजगी ठीक बात नहीं। मैंने उस कालू से भी पूछा था, लेकिन उसने नहीं बताया कि वो कहाँ से रोज इतनी लकड़ियाँ ला रहा है। अरे तुम तो अपना दिमाग लगाते नहीं हो। एक दिन उसके पीछे से जाकर देख लो कि कहाँ से काट कर ला रहा है। लेकिन मालती, ये तो चोरी हुई ना। अरे वो पेड़ जिनको वो काट रहा है, क्या उसके बाप दादा के लगाए हुए हैं जो चोरी हुए? अरे तुमसे नहीं जाया जा रहा तो बताओ मुझे, मैं दिखाती हूँ कल। नहीं मालती, नहीं, मैं खुद ही कल जाकर देखता हूँ। अगले दिन नंदन कालू का पीछा करके देखता है तो वो खुद हैरान रह जाता है
कि इतना घना और सुंदर जंगल इतने पास होने के बावजूद उससे कैसे अछूता रह गया। उस जंगल को देख नंदन की आंखों में चमक आ जाती है और वो भी जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है। आज तो मैंने खूब लकड़ियां काटी हैं। आज तो मेरी बीवी खुश हो जाएगी। उसके लिए बढ़िया गुलाब जामुन लेकर जाऊंगा खाने के लिए। आज तो मजा ही आ जाएगा खाना खाकर। बस ऐसे ही रोज जंगल में खूब लकड़ियां काटो और उनको बेचकर खूब पैसे लेकर आओ। फिर मैं भी उस कालू की बीवी की तरह रोज रोज नई साड़ियां पहन कर इतराऊंगी। नंदन जाकर रोज लकड़ियां तो काट रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे ये हरा जंगल काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हर तरफ भागते हुए जानवर और पेड़ों से गिरते पंछियों के घोंसले नंदन को अंदर से झकझोर रहे थे। फिर एक दिन नंदन जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वो एक बड़े से पेड़ का चुनाव कर लेता है। आज इस पेड़ को काटूंगा। खूब बड़ा पेड़ है और इसकी लकड़ी भी मुझे सागौन की लगती है, जिसे बेचकर आज खूब पैसा मिलेगा। नंदन पेड़ को काटना शुरू कर देता है और पूरे दिन की मेहनत के बाद जब वो पेड़ गिरता है तो उसके नीचे चीनू बंदरिया अपने बच्चे को लेकर दबी होती है, जिसे देखकर नंदन घबरा जाता है। वो जैसे तैसे करके पेड़ को हटाता है तो देखता है कि चीनू बंदरिया मर चुकी है, लेकिन उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और अपनी माँ का दूध पी रहा है। उसे बिल्कुल भी इस बात का आभास नहीं है कि दुनिया को वो छोड़कर जा चुकी है। ये देखकर नंदन जोर जोर से रोने लगता है। हे प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मेरे काटे हुए इस पेड़ के तले ये बंदरिया आकर मर गई और ये बच्चा। हे भगवान, मुझे माफ करना। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी चीनू बंदरिया का बच्चा जोर जोर से अपनी माँ को जगाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अभी नींद में है। इतना छोटा सा बच्चा, इसे तो जंगल में जानवर खा जाएंगे। इसे तो कोई जिंदा ही नहीं रहने देगा। अब मैं ये अन्याय इस बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसकी माँ तो मेरी गलती के कारण मर गई, लेकिन मैं इसे जीते जी जानबूझकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मैंने बंदर और इंसान की दोस्ती के बड़े ही किस्से सुने हैं। उसी तरह से मैं इसे अपने साथ रख लूंगा, लेकिन इसे इस जंगल में छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये नंदन कहता है। नंदन उस बंदर के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसे ऐसे आया देख मालती बहुत जोर से नाराज हो जाती है। ये क्या है? अरे आज की कमाई कहाँ है और ये बंदर का बच्चा क्यों ले आए हो अपने साथ में? इसे भी अभी के अभी जंगल छोड़ कर आओ। नहीं मालती, अब ये बंदर अब हमारे घर पर हमारे साथ ही रहेगा। ऐसे बताते हुए नंदन उस बंदर की पूरी कहानी मालती को सुनाता है, जिसे सुनकर मालती को और गुस्सा आ जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? हमारे यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम इस बंदर को यहाँ उठा लाए हो। अरे मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी उसी जंगल में छोड़ाओ। ये इतना छोटा है मालती कि अगर मैंने इस बंदर को छोड़ भी दिया तो ये 2-4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। जंगल में रहने वाले सियार और भेड़िए इसे खा जाएंगे और अब मैं जंगल में कभी लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा। कुछ और काम देख लूंगा मैं। ना तो मैं इस बंदर को रोटी दूंगी और ना ही इसका कोई काम करूंगी। अब तुमको जो समझ आए तुम वो करो। और नंदन के मुंह पर घर का दरवाजा वो पटक कर अंदर चली जाती है। अब नंदन अपने उस बंदर के बच्चे के साथ वहीं बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर बंदर का बच्चा वो नंदन के आंसू पोंछने लगता है। आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। आज से तुम्हारा नाम मंगू है। तभी वो देखता है कि कालू लकड़ी बेचकर खूब सारे पैसे गिनता हुआ चला आ रहा था। उसे देखकर नंदन कहता है, कालू भाई, आप अब उस जंगल में लकड़ी काटने मत जाया कीजिए। वहाँ हमारे लकड़ी काटने के कारण कितने जानवर मर रहे हैं और कितने ही पक्षी बेघर हो गए हैं। क्या तुम भी मेरे पीछे पीछे उस जंगल में लकड़ी काटने जाते हो? खबरदार, अब उस जंगल में लकड़ी काटते कभी दिखे भी तो वो जंगल मैंने ढूंढा है, उसकी पूरी लकड़ी मैं ही काटूंगा। ठीक है कालू भाई, जैसे तुमको ठीक लगे। मैंने तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कहा था। वैसे भी अब मैं जीवन में लकड़ी नहीं काटूंगा। अब मैंने ये प्रण कर लिया है। हा हा हा, तुम जैसे डरपोक लोग लकड़ी काटेंगे?
इतना कहकर कालू चला जाता है। अब नंदन इधर उधर भटकने लगता है। उसे कोई काम नहीं मिलता, लेकिन अब उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे मंगू की चिंता रहती थी। उसके पास कोई काम नहीं होने के बावजूद भी नंदन मंगू को कभी भी भूखा नहीं रहने देता था। फिर एक दिन, ले मंगू बेटा, खा जलेबी और सो जा। आज बस यही मिला तेरे पिताजी को। कोई बात नहीं पिताजी, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। मंगू की ऐसी आवाज सुनकर नंदन चौंक जाता है। क्या क्या फिर से बोलना। तुम जरा मंगू, क्या बोले तुम? हाँ पिताजी। अरे तुम तो एकदम इंसानों की तरह बोल लेते हो। अरे वाह यार, तुमने मुझे पिताजी बोला। हाँ, क्योंकि पिताजी मैं आपके साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो आज जब मैंने बोलना सीखा तो मेरे मुंह से आपके जैसी आवाज निकली है। आपने ही मुझे जीवन दान दिया है, तो आप ही मेरे पिताजी हुए ना। नंदन खुशी के मारे मंगू को गले लगाकर रोने लगता है। हे विधाता, तेरी यही मर्जी है तो यही सही। मेरे सगे बच्चे तो मेरे साथ हैं नहीं, अब यही बेटा सही। अब नंदन और मंगू पूरे राज्य में साथ घुमा करते थे और मंगू की आवाज का बच्चे तो बच्चे, साथ में बड़े भी खूब आनंद लिया करते थे। उसी समय राज्य में ऐलान हुआ कि राजकुमारी साहिबा बंदर का खेल देखना चाहती है। राजा का ये ऐलान सुनकर सब लोग नंदन से कहने लगे कि इससे अच्छा समय तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम और मंगू जाओ और राजकुमारी को खेल दिखा कर आओ। शायद राजा जी खुश होकर तुम्हें कोई इनाम दे दे। सबकी सलाह मानकर नंदन और मंगू राजा के दरबार में खेल दिखाने जाते हैं। बेटा मंगू। जी पिताजी। मंगू की ऐसी आवाज सुनकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं और खूब खुश होते हैं। राजकुमारी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पिताजी, मुझे ये बंदर चाहिए। मंत्री जी, आज हमारी राजकुमारी बड़े ही दिनों के बाद इतना खुश नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि अब ये बंदर हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाए। राजा का आदेश सुनकर नंदन घबरा जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में मंगू को छोड़ना नहीं चाहता था। अरे बोलो मदारी, तुमको क्या चाहिए? ये मदारी नहीं, मेरे पिताजी हैं, इनको मदारी मत कहिए। नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने इसे बेटे की तरह बड़ा किया है, लेकिन आपकी आज्ञा को भी मैं नहीं टाल सकता हूँ। इतना कहकर नंदन सिर झुकाए रोते हुए राजमहल से चला जाता है। इधर नंदन से अलग होकर राजमहल में मंगू ने कुछ भी नहीं खाया। क्या खाओगे मंगू, बताओ ना। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, बताओ ना तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं। मैंने सुना है कि बंदरों को केले अति प्रिय होते हैं। क्या तुम केले खाओगे? राजकुमारी की बात सुनकर उनकी सेविका केले लेकर हाजिर होती है, लेकिन मंगू केले को देखकर मुंह फेर लेता है। इधर मंगू को छोड़कर नंदन का भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने घर अपनी बीवी बच्चों के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसकी बीवी उसे बिना काम मिले घर में घुसने नहीं देगी, इसलिए वो काम की तलाश में घूमने लगता है। ऐसे ही करते हुए 2 दिन निकल जाते हैं। वाह ऊपर वाले, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। फिर एक दिन नंदन काम की तलाश में राज्य में भटक रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बढ़िया और ऊंचा सा घर ठीक उसी जगह बना हुआ है जहाँ उसके दोस्त कालू का घर था। वो वहाँ गुजरने वाले किसी से पूछता है, क्यों भाई, ये किसका घर है? यहाँ तो मेरे दोस्त कालू का घर हुआ करता था। तो ये भी कालू का ही घर है। अब वो बहुत पैसे वाला आदमी बन गया है। वाह रे ऊपर वाले, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। आज मैं अच्छा काम करके भी दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, और एक ये है जिसने पूरा जंगल काट दिया। उधर राजमहल में मंगू की हालत बिगड़ती देख राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर नंदन को राजमहल बुलवाया। सुनो नंदन, ये तुम्हारा बंदर हमारी राजकुमारी को अति प्रिय है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस बंदर को आप अति प्रिय हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी अब इस बंदर के साथ राजमहल में ही रहिए, और आप हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे सेवकों के साथ काम करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नंदन और मंगू पूरे दिन राजमहल में अटखेलियां करते और राजकुमारी भी बंदर को ऐसा करते देख बड़ा ही खुश होती थी।
लीजिए महाराज, आपकी सेवा में ये मीठे मीठे लजीज सेब हाजिर हैं। वाह नंदन, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम वाकई में बेहद हुनरमंद इंसान हो। हमारे किसी भी माली ने हमें इतने स्वादिष्ट और मीठे फल नहीं खिलाए। आज से हम तुम्हें माली के प्रमुख पद पर नियुक्त करते हैं। आज से हमारे राज्य के सारे बाग बगीचों को तुम ही संभालोगे। ऐसा सुनकर नंदन बहुत खुश होता है और राजा को प्रणाम करके चला जाता है। लेकिन कोई था जो नंदन की इस खुशी से खुश नहीं था, पुरुषोत्तम, जो अभी भी राजमाली था। अब ये सुनकर वो रोज नए षड्यंत्र रचने लगता है। फिर अगले ही दिन पुरुषोत्तम अपने आदमियों को बुलाता है। देख रहे हो राजमहल में क्या हो रहा है? अब ये बाहर के लोग आकर पुश्तैनी काम छीनेंगे। अरे मेरी 4 पीढ़ियां यही काम करती आई हैं और अब मुझे इस नंदन के नीचे रहकर ये काम करना होगा। ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके लिए कुछ ऐसी योजना बनाओ जिससे एक बार में ही ये आदमी और इसका बंदर दोनों ही राजमहल के बाहर फेंक दिए जाए। अरे मेरे पास एक योजना है, अगर आप कहें तो ऐसी सटीक योजना है कि कोई भी इसमें फंसे बिना रह नहीं सकता। अगले ही दिन पूरे राजमहल में शोर मच जाता है कि राजकुमारी का रत्न जड़ित मुकुट कहीं चोरी हो गया है, जिसे सुनकर हर कोई परेशान था। ये बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि आज तक हमारे राजमहल में कभी एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई है, और कल हमारी राजकुमारी जी का इतना बड़ा राजमुकुट कैसे चोरी हो गया? अगर आप कहें तो हम नए मुकुट के लिए अपने जौहरी को बुलावा भेजें। आप कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं मंत्री जी। वो हमारे पुरखों की विरासत है, हम उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। हम उसे सर्वोच्च दंड देंगे। राजा की ऐसी बातें सुनकर पुरुषोत्तम और उसके साथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने आगे क्या सोच रखा है। तभी पुरुषोत्तम कहता है, महाराज, मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि राजकुमारी जी का मुकुट उस आम के बाग में ही कहीं होना चाहिए जिसमें राजकुमारी जी कल शाम के समय खेल रही थीं। हाँ, हो सकता है पुरुषोत्तम, तुम्हारी बात ठीक हो। अब राजकुमारी जी के उस मुकुट के लिए पूरे बाग में खोज शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में विमल मुकुट लेकर वहाँ आ जाता है। महाराज देखिए, मुकुट मुझे उसी आम के बाग में मिट्टी में दबा हुआ मिला है जिसमें राजकुमारी जी कल शाम को खेल रही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दे महाराज कि उस बाग की पूरी जिम्मेदारी अब नंदन के कंधों पर है। इसका मतलब ये मुकुट नंदन ने। इतना कहकर विमल चुप हो जाता है। अरे तुम सब चुप क्यों हो गए? मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये नंदन ने ही मुकुट चोरी करके यहाँ दबा दिया होगा। नंदन को राज दरबार में हाजिर किया जाए, उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था की जाए। महाराज, हमें बाहर के लोगों को इस तरह राजमहल में पनाह नहीं देनी चाहिए। तब तक नंदन राज दरबार में आ चुका था। जी महाराज, आपने मुझे याद किया। ये मुकुट हमें उसी आम के बाग से मिला है जिसकी देखरेख तुम करते हो। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुमने ही चुराया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी नंदन। क्या महाराज? नहीं महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं ऐसा अपराध कतई नहीं कर सकता महाराज। ऐसा कहते हुए नंदन रोने लगता है। तभी राजमहल में राजकुमारी का प्रवेश होता है। नहीं पिताजी, ये चोरी नंदन ने नहीं की है। वो ये चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन बेटी, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि पिताजी, कल नंदन माताजी को तीव्र ज्वर होने के कारण अपनी विभिन्न जड़ी बूटियों से उनका उपचार करने के कारण उनके कक्ष में ही थे। तो फिर ये कैसे चोरी कर सकते हैं? अच्छा, तो ऐसी बात है। इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान भी है, तो ये तो अति उत्तम बात है। लेकिन फिर चोरी किसने की? महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन रात्रि के तीसरे पहर में जब मैं अपने पिताजी के बताए हुए आम के पेड़ से कुछ पत्ते लेने गया था, तब मैंने इसी आदमी को वहां आते हुए देखा था, जिस आदमी को आज ये हार मिला है। ये सुनकर पुरुषोत्तम और विमल के चेहरे पर फक पड़ जाते हैं। ये सरासर झूठ बोल रहा है महाराज। मंत्री जी, इस आदमी को पकड़ लो और चोरी में शामिल सभी लोगों को कारागृह में डाल दो। सिपाही पुरुषोत्तम और विमल को पकड़कर ले जाते हैं। मैं तुम्हारी प्रतिभाओं से बहुत प्रभावित हुआ हूँ नंदन।
1000 अशरफियों के साथ साथ इस राज दरबार में एक उचित पद देना चाहता हूँ। नंदन खुशी के मारे रोने लगता है और वो 1000 अशर्फिया लेकर अपने घर अपनी बीवी बच्चों के पास पहुंचता है और उनको पूरी बातें बताता है। देखा ना मालती, मैं कहता था ना, जो किसी के साथ बुरा नहीं करता ऊपर वाला उसका भी कभी बुरा नहीं करता। आज देखो हमारे पास धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बंदर के कारण। मालती भी जोर जोर से रोने लगती है। हाँ, तुम सही कहते थे। अभी 2 दिन पहले ही वो कालू की मौत एक पेड़ को काटते समय उसके नीचे दबकर हो गई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।